डियर स्टूडेंट, हेवर्लर के अवसर लागत सिद्धांत, जिसमें हमने व्यापार संतुलन का नव क्लासिकल विश्लेषण कराया था, उसके अंतर्गत मैंने अब तक आपको जो अध्ययन कराया है उसमें व्यापार की जो दशाएं हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाओं के अंतर्गत मैंने आपको 2 दशाओं का अध्ययन कराया, जिसमें पहली जो दशा थी वह थी अवसर लागतें स्थिर हों, फिर दूसरी दशा थी अवसर लागतें बढ़ रही हों, और मैंने आपको इन दोनों ही दशाओं का अध्ययन कराया है। और इस अध्ययन के बाद में अब हम जो अध्ययन करेंगे वह जो अध्ययन होगा वह अध्ययन करेंगे तीसरी वाली जो लागतें हैं उनका, और वह हैं व्यापार की घटती हुई लागतें, यानी जो व्यापार की लागतें हैं वह घटती कब हैं। तो देखिए, इसका अध्ययन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आ सकूं। और मैं कोशिश करता हूं कि समस्त भारत के समस्त यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में जो भी पेपर पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी पेपरों को समाहित करते हुए मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आता हूं, जिसके अंतर्गत अभी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहे हैं। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहीं बीए थर्ड ईयर में ये पेपर पढ़ाया जाता है, कहीं बीए फर्स्ट ईयर में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ाया जाता है, और किसी जगह पर बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ाया जाता है। एमए के अंतर्गत भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ाया जाता है। और इन सब को समाहित करते हुए ही मैं आपके लिए यह नोट्स तैयार करता हूं, और ये नोट्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप इन नोट्स को भी निकाल करके वहां से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यापार की घटती लागतें यानी ट्रेड डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब ट्रेड डिक्रीजिंग जो कॉस्ट है यह क्या है? तो देखिए, उत्पादन बढ़ने पर औसत व सीमांत उत्पादन लागतों के गिरने की जो दशा है उस दशा में बढ़ती हुई अवसर लागतें या बढ़ते हुए प्रतिफल की जो दशा है वह दशा के अंतर्गत इस दशा में हम संभावना वक्र बिंदु के प्रति नतोदर होता है। फिर से आप एक बार देखें कि उत्पादन बढ़ने पर औसत व सीमांत उत्पादन लागतों के गिरने की दशा बढ़ती हुई अवसर लागतों या बढ़ते हुए प्रतिफल की दशा कहलाती है। और इस दशा में उत्पादन संभावना जो वक्र है वह वक्र नतोदर होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है। अब देखिए, इसे समझेंगे कैसे? तो इसके लिए मैं आपके समक्ष एक रेखा चित्र का निर्माण कर रहा हूं, और उस रेखा चित्र से हम इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं। देखिए, मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण कीजिए। यह O मूल बिंदु, और ये एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, और इसी पर देखिए यह ए और ए डैश, ये ए और ए डैश, इसके अब आप देखिए
P और P। PP क्या है? प्राइस रेखा। और इसका ये X बिंदु, इस P को हम यहाँ ले लेते हैं और ये X डैश। आगे यह जो बिंदु है, यह बिंदु है M बिंदु, और Y1 हम इसे X1 कर देते हैं, ये भी X1 है। और देखिए यह है X वस्तु, नेक्स्ट Y वस्तु, यहाँ देखिए यह एक C बिंदु है और घटती लागतें। यह घटती हुई लागतों के लिए रेखा चित्र का हमने निर्माण किया है। देखिए रेखा चित्र के अंतर्गत A देश X वस्तु व Y वस्तु का उत्पादन करता है, जिसे उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हमने उत्पादन संभावना वक्र A और A डैश से रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है। व्यापार से पूर्व का जो संतुलन बिंदु है, वह संतुलन बिंदु कौन सा है? M है। व्यापार से पूर्व का जो संतुलन बिंदु है वह M है, जहां घरेलू कीमत रेखा P और P है। क्या है? PP घरेलू कीमत रेखा है। और देखिए इस घरेलू कीमत रेखा PP पर उत्पादन संभावना की जो रेखा है वह A डैश है, जो एक दूसरे को स्पर्श करती हैं और साम्य अवस्था में A देश X वस्तु की OX डैश मात्रा का उत्पादन करता है, वहीं Y वस्तु का OY1 उत्पादन करता है। अब यहाँ A देश X व Y दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, यह आंतरिक बचतों पर निर्भर करता है। यदि आंतरिक बचतें Y के उत्पादन में प्राप्त हो रही हों तो A देश संपूर्ण साधनों को Y वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाएगा। यदि आंतरिक बचतें X वस्तु के उत्पादन में प्राप्त हों तो वह A देश संपूर्ण साधनों को सबसे पहले X वस्तु के उत्पादन में लगाएगा, अर्थात X वस्तु का उत्पादन OA यानी OA डैश होगा, तथा Y वस्तु का जो उत्पादन है वह नहीं किया जाएगा, केवल X वस्तु का उत्पादन करेगा। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। यदि दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में आंतरिक बचतें प्राप्त हो रही हों तो बंद अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो स्थिति है वह आंतरिक कीमत रेखा द्वारा निर्धारण होती है या निर्धारित होगी, और खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा? खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की जो स्थिति है वह अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा द्वारा निर्धारित होगी। उत्पादन में घटती हुई लागतों की
व्याख्या में हम दो बिंदुओं को देखते हैं और इसमें पहला जो बिंदु है वह है यदि उत्पादन के आंतरिक रूप से बढ़ते हुए प्रतिफल या घटती हुई लागत प्राप्त हो रही हो तो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में या जो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा है वह संभव नहीं होगी, क्योंकि माना जाता है कि फर्म अनुकूल आधार की है, वह आंतरिक मितव्यता प्राप्त नहीं होती है। दूसरा जो बिंदु है वह दूसरा बिंदु क्या है? दूसरी व महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम दो देशों व दो वस्तुओं के मॉडल पर आधारित रहते हुए स्थिति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम घटती हुई लागतों की व्याख्या एक देश एवं दो वस्तुओं के संयोग या प्रसंग से करते हैं। फिर देखिए बात ये आती है कि जो दोनों देश हैं उन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ते हुए जो प्रतिफल हैं एवं घटती हुई लागतों की जो स्थिति है वह क्या है। तो अब यहाँ हम देखते हैं दोनों वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल एवं घटती हुई लागतों का अब हम अध्ययन करते हैं और इसके लिए फिर से एक दूसरे रेखा चित्र का हम निर्माण करेंगे। और दूसरा जो रेखा चित्र है वह देखिए क्या है। दूसरा रेखा चित्र मैं आपके समक्ष बना रहा हूँ। यहाँ देखते हैं कि जो दूसरा है उसमें देखिए
ए, इसके बाद ये बिंदु है आपका बी, ये है के और ये है टी। इसमें जो कीमत रेखा है वह है पी और पी कीमत रेखा। ये है IC1, IC2, IC3 यानी इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। और इसके बाद यहाँ देखिए C एक्स एक्सिस, ये है मूल बिंदु O, यह है Y, और Y के बाद आप देखें ये है M बिंदु, नेक्स्ट है D बिंदु और F बिंदु, आगे R बिंदु, और ये है आपका H, और ये है N। और इसके सापेक्ष देखिए और यहाँ से आप देखिए इसे, और ये है आपका IC4, और ये रेखा है आपकी G। ये मैंने आपके समक्ष जो रेखा चित्र बनाया है यह दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ता प्रतिफल है। क्या है? दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ता प्रतिफल। दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ता प्रतिफल। और नेक्स्ट ये X वस्तु है, Y वस्तु है। अब देखिए मैंने आपके समक्ष जो रेखा चित्र का निर्माण किया है, इस रेखा चित्र में A, B और C क्या है? A, B, C उत्पादन संभावना वक्र है। व्यापार से पूर्व B बिंदु पर जो उत्पादन संभावना एवं उपभोग होता है, किस पर? व्यापार से पूर्व उत्पादन संभावना B बिंदु पर या उपभोग होता है।
जहां आंतरिक कीमत रेखा पीपी संभावना वक्र AC को स्पर्श करती है। बी बिंदु पर एक्स वस्तु की, बी बिंदु पर क्या है, बी बिंदु पर एक्स वस्तु की OF मात्रा तथा वाई बिंदु पर OD मात्रा उत्पादित की जाती है। व्यापार आरंभ होने पर संतुलन की जो दशा है वह बी पर बनी रहती है या बनी रह सकती है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्तें हैं उन व्यापार से शर्तों में व्यापार से पूर्व की आंतरिक कीमत अनुपात से भिन्न हो या इसके संपन्न या भिन्न नहीं हो तो इससे साम्य रखती हूँ। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्तें हैं वह व्यापार से पूर्व की आंतरिक शर्तों से मेल खाती हों तो उत्पादन के साधन वाई वस्तु के उत्पादन की ओर तब तक अपवर्जित होंगी जब तक कि उत्पादन का जो बिंदु A है वह A बिंदु पर ना आ जाए। यहाँ X वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो रेखा है वह AH रेखा क्या होगा, आंतरिक व्यापार की शर्त PP के समांतर खींची गई है, जो यह स्पष्ट करती है कि दोनों कीमत अनुपात समरूप हैं। जब उत्पादन बिंदु B से A की ओर होता है तब Y वस्तु की OA मात्रा यानी OA मात्रा क्या होगा, OA मात्रा में OM मात्रा, कौन सी, OM मात्रा को घरेलू रूप से उपभोग किया जाता है। वह शेष AM मात्रा को यानी OM मात्रा उपभोग में ली जाती है और AM मात्रा को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं या निर्यात किया जाता है। किसके लिए, शेष विश्व के लिए। व्यापार के उपरांत उपभोग का जो संतुलन बिंदु है वह K पर होता है। किस पर होता है, अब K पर पहुंच जाता है, B से हट करके K बिंदु पर पहुंच जाता है। और यहाँ जो IC यानी इंडिफरेंस कर्व जो उपभोक्ता वक्र है वह खिसक करके कौन सा हो जाता है, IC2 हो जाता है। अब देखिए व्यापार के उपरांत क्या होगा, उपभोग संतुलन बिंदु K पर होता है और व्यापार कर का जो त्रिभुज है वह क्या होगा, AMK। त्रिभुज कौन सा बन जाता है, AMK, ये त्रिभुज बन जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, विचारणीय बात एक और होती है कि व्यापार होने के पश्चात देश का उपभोक्ता बिंदु B से हटकर बिंदु K पर आता है, अर्थात एक निम्न उदासीनता जो रेखा है वह IC1 से हटकर IC2 पर पहुंच जाती है। स्पष्ट है कि व्यापार ना होने के सापेक्ष व्यापार प्रारंभ होने की जो दशा है उस दशा के उपभोक्ता को उन्नत स्तर प्रदान होता है। जब दोनों वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में व्यापार उपरांत कोई परिवर्तन नहीं होता तब Y वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण किया जाता है तथा उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का बिंदु B की तुलना में बिंदु K पर अधिक उपभोग करेगा। अब हम नई कीमत रेखा किसके सापेक्ष, AH के सापेक्ष नई कीमत रेखा CN खींचते हैं। क्या करते हैं, नई कीमत रेखा CN खींचते हैं और CN खींचते हैं
जो पीपी रेखा के यानी जो कीमत रेखा है उसके ही सापेक्ष है। अब पीपी रेखा या AH के समांतर होती है, जहां व्यापार के उपरांत संतुलन उत्पादन बिंदु C है। क्या है? उत्पादन बिंदु C है। अब देखिए यहाँ C है तो वहाँ क्या होगा, X वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण किया जाता है। CN अंतर्राष्ट्रीय क्या है? CN अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त पर देश Y की N मात्रा के आयात के बदले X वस्तु की YC मात्रा का निर्यात करता है। किसका? Y और C मात्रा का क्या करता है? निर्यात करता है। अब देखिए जब YC मात्रा का निर्यात करता है तो फिर यहाँ एक चीज़ और आ जाती है कि CN अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त है उस पर Y की N मात्रा के आयात के बदले में X वस्तु की फिर R और C मात्रा का निर्यात किया जाता है। वहीं CN रेखा के बिंदु T पर उपभोग संतुलन स्थापित होता है, जहां IC2 उदासीन रेखा पर स्थित K बिंदु की तुलना में उदासीनता वक्र IC3 पर स्थित है। किसी देश के लिए श्रेष्ठ दशा यह होगी कि वह C बिंदु पर उत्पादन करेगा तथा T बिंदु पर उपभोग करे। इसके परिणाम स्वरूप अधिक लाभ होने की संभावना होगी। यह व्यापार के संबंध में या व्यापार के उपरांत की संतुलन की दशा को भी अभिव्यक्त करता है, जहां दोनों वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ते हुए प्रतिफल या घटती हुई लागत की दशा विद्यमान है। उपर्युक्त दशा में क्या होता है? उपर्युक्त दशा में उस स्थिति में पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। कब परिवर्तित होगी? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमत अनुपात को बदल दे। अब कीमत अनुपात कब बदला जाएगा? तो देखिए व्यापार से पूर्व कीमत अनुपात रेखा जो PP है उसके जो सापेक्षिक रूप से अधिक प्रपाती हैं और यह उन कीमतों को सूचित करती है जो Y वस्तु की अपेक्षा X वस्तु की या X वस्तु के लिए अधिक अनुकूल है। व्यापार के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त है यह रेखा अब क्या होगा? AG हो जाएगी। क्या होगी? AG। यह जो रेखा है वह क्या है? AG रेखा होती है। और AG रेखा पर देखिए क्या हो जाता है? AG है जो व्यापार से पूर्व की कीमत अनुपात रेखा PP से अधिक कैसी होती है? चपटी होती है। जहां AG रेखा स्पष्ट करती है कि विश्व कीमत अनुपात ऐसा है कि वह X वस्तु का या X वस्तु की तुलना में Y वस्तु के उत्पादन के प्रति अधिक अनुकूल है। ऐसी दशा में देश के लिए यह अच्छा होगा कि वह Y वस्तु का अधिक उत्पादन करे। अतः देश Y वस्तु की OA मात्रा का उत्पादन है जिसे वह Y वस्तु की AV, अब देखिए AV जो मात्रा है वह क्या होगी? AV नहीं A और ये है V। कौन सी? ये V। AV एक मिनट,
ए जी और ये है आपकी एवी और ये आपका उदासीनता वक्र फोर्थ है IC4। अब देखिए एवी क्या हो जाता है, जो वाई है उसका एवी निर्यात करता है एवं निर्यात मात्रा एवी के विनिमय से एक्स वस्तु की VW। अब यहाँ VW क्या कहाँ है, तो देखिए VW जो मात्रा है वह मात्रा V और W मात्रा के लिए निर्यात है, जहाँ देश W पर उपभोग करता है। फिर आता है व्यापार का जो त्रिभुज है वह AVW AV और ये जो त्रिभुज है ये AVW त्रिभुज है, जहां उपभोक्ता संतुष्टि की दृष्टि से आर्थिक कल्याण का उच्चतम स्तर प्राप्त करता है। और जब यह उच्चतम स्तर प्राप्त करता है तो फिर क्या होता है, निष्कर्ष रूप में हम यह देखते हैं कि यदि ए देश में उत्पादन घटती लागत के अधीन व बी देश में उत्पादन या बी देश में समान लागतों के अंतर्गत हो रहा हो तथा ए व बी देशों का जो आकार है वह समान हो तो दोनों देश विशिष्टीकरण करेंगे। यदि दोनों देश समान हों या आर्थिक आकार के हों तो छोटा देश पूर्ण विशिष्टीकरण एवं बड़ा देश अंशतः विशिष्टीकरण करेगा। और यदि ए देश में उत्पादन बढ़ती लागतों के अधीन एवं बी देश में उत्पादन समान लागतों के अधीन हो तो वह बी देश का आर्थिक आकार ए देश के समक्ष छोटा हो, तब बी देश पूर्णतः विशिष्टीकरण करेगा। यदि बी देश का आर्थिक आकार ए देश के बड़ा हो तो दोनों देशों में कोई भी देश विशिष्टीकरण नहीं करेगा। यदि ए देश में उत्पादन घटती लागतों के अधीन एवं बी देश में उत्पादन बढ़ती लागतों के अधीन ना हो तो व्यापार की जो दशा है उस गति पर निर्भर करेगी जिस पर ए देश के लागत घटेंगे एवं बी देश की जो लागतें हैं वह बढ़ेंगी। यदि ए देश में लागत वृद्धि तीव्रता तथा बी देश में लागतें ह्रास धीमी हों तो देश बी पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा, जबकि ए देश आर्थिक रूप से या आर्थिक आकार से सापेक्षिक रूप से बड़ा है तो दोनों देशों में कोई भी देश पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं करेगा। यदि ए देश में लागत ह्रास की दर बी देश लागत वृद्धि की दर से अधिक हो तब सामान्यतः ए देश वस्तु उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। यदि ए देश में लागत गिरने की दर एक समान हो तो व्यापार की जो संभावना है वहाँ मांग दशाओं पर निर्भर करती है। यदि दोनों देशों में उपभोग उदासीनता वक्र एक रूप में हो तो तुलनात्मक लागतों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा एवं व्यापार संभावना भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? और यदि दोनों देशों की उपभोग उदासीनता वक्र में अंतर हो तो व्यापार में लाभ होगा। यदि दोनों देशों में
दो वस्तुओं का उत्पादन करें जिसमें एक प्राथमिक वस्तु हो व दूसरी निर्मित वस्तु हो, तो प्राथमिक वस्तु का उत्पादन बढ़ती हुई लागतों के अधीन व निर्मित वस्तु का उत्पादन घटती हुई लागतों के अधीन या घटती हुई अवसर लागतों के अंतर्गत हो, तब उत्पादन संभावना वक्र की आकृति ए पी ए डैश यानी ए पी ए डैश। अब देखिए, इसके लिए फिर से दूसरा एक और मैं नया रेखा चित्र तैयार करता हूं और फिर उसके माध्यम से हम इसे समझेंगे। यानी ए पी की स्थिति कब होती है ये भी देख लीजिए। चलिए, देखिए इसके लिए एक और नई रेखा चित्र का हम निर्माण करते हैं। ओ एक्स और वाई। अब देखिए यहाँ यह रेखा और ये जो P बिंदु है ये A और ये P और ये A डैश होगी। क्या होगी? A डैश। और P बिंदु जो दिया हुआ है मैंने P, इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, x वस्तु इधर y वस्तु। ये विस्तृति कब होती है? जब दोनों देशों में वस्तुओं का उत्पादन अगर हम कर रहे होते हैं तो जिसमें एक प्राथमिक जो वस्तु है वह दूसरी निर्मित वस्तु के तथा प्राथमिक वस्तु का उत्पादन बढ़ती हुई लागतों के अधीन अगर निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में घटती हुई लागतों के अधीन जब होता है तो क्या होता है, ए पी ए डैश की भांति होता है, जहां वक्र ए पी ए डैश का ए पी भाग क्या हो जाता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, और पी ए डैश भाग मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। प्राथमिक वस्तु की जो घटती हुई लागत है उस लागत की दशा में ए पी भाग से तथा निर्मित वस्तु की बढ़ती हुई लागत की दशा में पी ए डैश भाग से प्रदर्शित होता है। फिर बात आती है कि जो विनिमय है उस विनिमय एवं विशिष्टीकरण के लाभ क्या हैं। तो देखिए विनिमय और विशिष्टीकरण के अंतर्गत जो लाभ हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुख्यतः दो प्रकार के लाभ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और पहला जो लाभ होता है वह होता है विनिमय से होने वाला और दूसरा होता है विशिष्टीकरण से प्राप्त लाभ होते हैं। अब देखिए इन दोनों में जो व्यापार है उस व्यापार से व्यापार लाभ का ही विश्लेषण किया जाता है। जब व्यापार प्रारंभ होता है तब उपभोक्ता संतुष्टि के एक उच्च स्तर को प्राप्त करता है और संतुष्टि का यह उच्च स्तर किसी अंश के देश के आर्थिक संसाधनों के अधिक प्रयोग व विशिष्टीकरण पर निर्भर करता है या विशिष्टीकरण पर होता है। व्यापार से प्राप्त लाभ को स्पष्ट करने हेतु हम विनिमय से प्राप्त लाभ व विशिष्टीकरण से प्राप्त लाभ को पृथक पृथक देखते हैं। अब देखिए
जब हम पृथक पृथक देखते हैं तो फिर इसके लिए भी हम एक नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और उससे हम इसे स्पष्ट करेंगे। तो चलिए नए रेखा चित्र का अब निर्माण करते हैं। देखिए एक और नया रेखा चित्र हम तैयार करेंगे इसे समझने के लिए। यहाँ क्या होता है, IC1, IC2, IC3। अब देखिए इस पर जो कीमत रेखा है वह है एक कीमत रेखा ये है, P डैश नेक्स्ट है P0 और P2। यहाँ आप देखिए कि इससे ये और यहाँ से देखिए आप
अब देखिए मैंने जो आपके समक्ष रेखा चित्र का निर्माण किया है, इसमें ये ई बिंदु है, नेक्स्ट एच, ऊपर एफ, इसके बाद ये आपका जी बिंदु है, यहाँ देख रहे हैं आप आर जी। अब देखिए रेखा चित्र जो मैंने आपके समक्ष तैयार किया है, इस रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि व्यापार की अनुपस्थिति में भी देश एक्स व वाई वस्तु का उत्पादन व उपभोग बिंदु ई पर करता है। किस पर? बिंदु ई पर करता है। और उत्पादन संभावना जो रेखा है पी कीमत रेखा, यानी पी कीमत रेखा, इसमें क्या है? पी कीमत रेखा कौन सी? उत्पादन संभावना रेखा पी कीमत रेखा P0 से क्या होता है? ई बिंदु पर स्पर्श करती है। व्यापार प्रारंभ होने पर नई कीमत रेखा P' व नई साम्य उत्पादन रेखा P व नई कीमत रेखा P' के स्पर्श बिंदु G पर स्थापित होता है। माना कि उपभोक्ता नई कीमत रेखा P' की G बिंदु पर संभावना क्या होगा? G बिंदु पर साम्य की अवस्था में है, जहां तटस्थता वक्र रेखा IC3 की कीमत रेखा को स्पर्श करता है और व्यापार के पूर्व उपभोग उन्नत संतुलन बिंदु ई पर है, जहां से होते हुए तटस्थता रेखा IC1 जाती है। व्यापार के उपरांत उपभोग का जो उन्नत तटस्थता रेखा है वह बिंदु G पर होता है और इससे स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की संतोष में वृद्धि हुई है। वहीं व्यापार के उपरांत जो व्यापार का त्रिभुज है वह त्रिभुज कौन सा होता है? G, कौन सा? GRJ, यह एक त्रिभुज बन जाता है। और इस त्रिभुज में क्या होता है जो हमने दिखाया है, अर्थात देश RG मात्रा y वस्तु का आयात तथा RG मात्रा x वस्तु का आयात करता है। व्यापार प्रारंभ होने पर देश की या व्यापार प्रारंभ होने पर दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहली जो गति होती है वह उत्पादन पक्ष में होने वाली तथा दूसरी उपभोक्ता पक्ष में होने वाली गति है। उत्पादन पक्ष में या उत्पादन पक्ष से संबंधित गति के अधीन बिंदु E से बिंदु J की ओर प्रस्थान किया जाता है। अर्थात वस्तु या जो साधन है वह साधन Y वस्तु के उत्पादन से हटकर X वस्तु के उत्पादन में लगते हैं। बिंदु E से बिंदु J की ओर होने वाली जो गति है वह उत्पादन प्रभाव है। कौन सी? यह जो गति है यह उत्पादन प्रभाव। क्या है? उत्पादन प्रभाव है। अब देखिए यह क्या होता है, फिर इसके बाद में क्या होता है? व्यापार से उपभोग में परिवर्तन तो होता है जिसे हम व्यापार प्रभाव कहते हैं, और व्यापार होने पर बिंदु E से बिंदु G की ओर विवर्तित जो होता है वहाँ G बिंदु
उत्पादन संभावना रेखा PP से बाहर तथा E बिंदु एक निम्न उदासीनता रेखा IC2 पर स्थित है, जबकि बिंदु G उन्नत उदासीनता रेखा IC3 पर स्थित है। यह बढ़ती हुई संतुष्टि का सूचक है और उत्पादन में E से J की ओर तथा उपभोग में E से G की ओर होने वाला व्यापार का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन व्यापार द्वारा लाभ में निरूपित करता है। अब फिर प्रश्न यह है कि उत्पादन एवं उपभोग में होने वाले जो परिवर्तन हैं क्या किसी समय अंतराल से संबंधित हैं? तो देखिए इसके लिए क्या होगा, यह जानने के लिए हमें व्यापार से पूर्व एवं व्यापार के उपरांत की जो संतुलन दशा है उस दशा के मध्य समय तत्व में होने वाली गति को ध्यान में रखना होता है। कैसे? व्यापार से पूर्व ई बिंदु पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा जो P2 है वह खींचते हैं, जो P डैश की समांतर है। और ऐसे में जब उत्पादन अपवर्तित होता है या अपवर्तित है लेकिन उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाला जो उपभोग है वह नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा पर किया जा रहा है, जहां उपभोक्ता IC1 क्या करता है, IC1 उदासीनता रेखा के बिंदु E से IC2 उदासीनता के बिंदु पर F पर संतुलन प्राप्त करता है। यहाँ E से F की ओर होने वाली जो गति है वह विनिमय से प्राप्त लाभ को सूचित करती है। जब व्यापार अपवर्तित है तो व्यापार का जो त्रिभुज है वह त्रिभुज होगा EHF। क्या होगा? EHF जो त्रिभुज बनता है वह होगा जहाँ X वस्तु की HF मात्रा परिवर्तित तथा Y वस्तु की HF मात्रा का आयात किया जाता है। संक्षेप में हम देखें तो उत्पादन का जो बिंदु है वह E पर किया जा रहा है, लेकिन उपभोग E बिंदु से हटकर F बिंदु पर होने लगता है। यह व्यापार से प्राप्त लाभ है और इस दशा में उत्पादन के विशिष्टीकरण द्वारा जो लाभ है प्राप्त होता है या प्राप्त होने में होगा तो वहाँ क्या होगा, उत्पादन परिवर्तित होता है। लेकिन उत्पादन हमेशा अपवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जब कीमतों में परिवर्तन होगा तब X वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तथा Y वस्तु का उत्पादन घटेगा तथा साधनों को Y वस्तु के उत्पादन में से हटा करके अगर हम X वस्तु के उत्पादन में लगाए जाएंगे तो क्या होगा, यह उत्पादन की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि उत्पादन संभावना रेखा के E बिंदु से J बिंदु पर नहीं पहुंच जाता है। अब फिर प्रश्न यह उठता है कि बिंदु E से J तक आने में कितना समय लगेगा। तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु उत्पादन किस प्रकार किया जा रहा है, साधन गतिशीलता का अंश क्या है। यदि X वस्तु कृषि प्रधान तथा Y वस्तु औद्योगिक प्रधान है या औद्योगिक उत्पादन है तो साधनों का हस्तांतरण होने में समस्या होगी तथा समय अधिक लगेगा। इससे यह स्पष्ट है कि विनिमय द्वारा होने वाला जो लाभ है उस लाभ का जो बिंदु है वह E से F तथा विशिष्टीकरण से होने वाले जो लाभ हैं उनमें बिंदु F से G की ओर होने वाली गति से संबंधित हैं और विनिमय व विशिष्टीकरण द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ उपभोक्ता को कल्याण का उच्च स्तर प्रदान करते हैं और इसका जो योग है वह
व्यापार से प्राप्त होने वाले कुल लाभ का प्रदर्शन करता है। निष्कर्ष रूप में साधनों के विशिष्टीकरण को बढ़ाकर तथा साधनों के पुनर्आवंटन से ही कल्याण संबंधी लाभ बढ़ सकते हैं एवं व्यापार से प्राप्त लाभ किसी सीमा तक विनिमय तथा उत्पादन या उत्पाद विशिष्टीकरण पर निर्भर करते हैं। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।